हेलो, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं संजय केवट आज चर्चा करूंगा आपके सामने एग्रीकल्चर को लेके। एग्रीकल्चर में हम देख रहे थे बोर्ड PYQ अर्थात प्रत्येक चैप्टर के कौन से क्वेश्चन जो पहले बोर्ड में पूछे गए, आज उनका सोल्यूशन कर रहे थे। हम सोल्यूशन करते हुए कौन से चैप्टर पे आ गए, आज अपना आ गया चैप्टर नंबर 5। अपने चैप्टर नंबर 4 तक पिछले वाली वीडियो में देख चुके हैं। आज देखेंगे चैप्टर 5 में से कि बोर्ड के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार पूछे गए हैं। देखो, जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है ड्राई फार्मिंग यानी कि शुष्क कृषि। अब शुष्क कृषि के अंदर क्या पूछे जाते हैं, प्रत्येक बार जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आए वो कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के। कितने क्वेश्चन आते हैं, 2। और कितने कितने नंबर के, एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, एक रहता है 1 नंबर का, एक रहता है 1 नंबर का। आता छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन तो हमेशा याद रखो। एक तो वहां से बनना है कि शुष्क कृषि के जो सिद्धांत दे रखे तुम्हारे, नमी संरक्षण का सिद्धांत, जलवायु मृदा संरक्षण का सिद्धांत, वो जो सिद्धांत दे रखे ना, उस सिद्धांतों में से एक क्वेश्चन फिक्स है। और एक क्वेश्चन कहां से बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे रिक्त स्थान से। कहां से बनेगा बेटा, रिक्त स्थान दे रखा है। तो 2 क्वेश्चन आने, 2 क्वेश्चन जो पहले वाले जो बोर्ड के पेपर हुए उनमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। और कितने कितने नंबर के थे, वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन दे रखे तुम्हारे आपके, है ना। तो आज चर्चा करेंगे हम इस चैप्टर को लेके। इस चैप्टर में आपको देखना क्या है कि सर वो क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे और कहां से पूछे गए थे और कितने नंबर का नंबर लगे हुए हैं, आगे सन लगा हुआ है कि कौन से सत्र के अंदर पूछा गया, कौन से पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये, और आगे हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और मेरी तरफ से आप सभी को बार बार मैं ये बोलता रहता हूँ कि मतलब पेपर आपका बहुत नजदीक आ चुका है। अब आपके पास समय नहीं रहा है कि आप इधर के उधर घूमो फिरो, नोट्सों को पढ़ो, सत्रह पढ़ो। नहीं, अभी नहीं करना है। अभी सिर्फ क्या करना है, जो आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं उन नोट्स को कंटिन्यू रीड करो, उसमें से जो डाउट्स लगे उन डाउट्स को आप कमेंट करो। और ये वीडियो को आप क्या कर सकते हो, देखो किसी बच्चे को अगर आता है, मान लो शुष्क कृषि का चैप्टर है, अब किसी बच्चे को नहीं सर हमने बोर्ड के पहले क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, तो वो क्या करेगा, वीडियो को रखेगा सामने, उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाएगा और तुरंत, भाई साहब ये जाती है लगभग 40 मिनट की वीडियो, 40 मिनट को आप कितने मिनट में कर सकते हो, 30 मिनट में कवर कर सकते हो। स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी टाइम का बचत करो, समझे बात को। तो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा चैप्टर अपना, चैप्टर नंबर 5। देखो चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फसल चक्र के कोई 2 लाभ लिखिए। फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र का मतलब होता है कि किसी भी खेत के अंदर जब फसलें ली जाती है ना, तो एक फसल चक्र होता है जिसको बोलते हैं कि एक के बाद में एक। जैसे मान लो अभी दलहनी फसल बो दी, तो उसके बाद कौन सी अनाज वाली फसलें बोना, अनाज वाली बाद में कौन सी बोना, दलहनी बोना। वो क्या कहलाता है, एक फसल चक्र कहलाता है। उसके क्या लिखना है, 2 लाभ लिखना है। तो 2 लाभ के सिर्फ क्या निकला है, नाम लिखना था। तो फर्स्ट क्या है, मृदा उर्वरता में वृद्धि। अगर अपन किसी खेत के अंदर क्या अपनाएंगे, फसल चक्र अपनाएंगे, तो फसल चक्र से क्या होगा, जैसे फसल चक्र का मतलब क्या है कि अभी कौन सी फसल ली आपने, दलहनी। अब उसके बाद में क्या लोगे, उसके बाद में क्या लोगे, दलहनी। फिर वापस उसके बाद में क्या लोगे, अनाज वाली। फिर उसके बाद में क्या लोगे, वापस दलहनी। और ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है फसल चक्र। क्या कहलाता है, फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब ये है कि किसी की फसल को बार बार, एक फसल को बार बार नहीं बोना, और फसल चक्र को क्या करता रहना, चेंज करता रहना। साइकिल, फसल का मतलब, चक्र का मतलब क्या होता है, साइकिल चलन जैसे। तो क्या है, मृदा उर्वरता में वृद्धि। अगर किसी खेत के अंदर अपने क्या अपनाएंगे फसल चक्र, तो क्या होगी, मृदा उर्वरता में वृद्धि होगी, पोषक तत्व की मात्रा अधिक रहेगी, उसके अंदर क्या होगा, नमी संरक्षण कार्य करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि मान लो किसी फसल के अंदर, मान लो अभी आपने बोई, मान लो कोई भी बोलते गेहूं, अब गेहूं क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को अधिक मात्रा में ग्रहण करेगा, जबकि क्या करेगा, जो अपने पोषक तत्व है ना, वो किसी, अब दलहनी फसल है, दलहनी फसल के अंदर क्या पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। वो जीवाणु क्या कार्य करेगा, जिसमें मृदा के अंदर जो भी नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन का काम करेगा। तो अपने को क्या करना चाहिए, फसल चक्र अपनाने का लाभ क्या है, परतों की मृदा उर्वरता में क्या रहेगी, वृद्धि रहेगी। दूसरा क्या है कि मृदा की भौतिक व जैविक दशा में क्या होगा, सुधार होगा। सर ये कैसे होगा भौतिक दशा, कि मान लो किसी भी फसल को तुम एक को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो उसकी क्या होगी, जो भौतिक दशा और जैविक दशा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जैसे मान लो एक बार कोई भी खेत है, उसके अंदर तुमको मृदा क्षरण को वो करना है, तो उसके लिए कौन सी फसल लगानी पड़ेगी तुमको, दलहनी फसल। और तुम कौन सी लगा रहे हो, बार बार ही कौन सी लगा रहे हो, अनाज वाली। तो उससे क्या होगा, मृदा की क्या होगी, भौतिक दशा और क्या जैविक दशा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो अपने को क्या करना चाहिए, फसल चक्र अपनाने से अपने को क्या होता है कि अपने क्या होती है, भौतिक व जैविक दशा में क्या होता है, सुधार होता है। देखो आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि अंतःसस्य इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं, अंतःसस्य इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं। अंतःसस्य इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक, क्या पूछ रहा है कि 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई कतारों के बीच के अंदर क्या दी जाए, उसमें मुख्य फसल और ऐड कर दी जाए, यानी कि 2 या 2 से पंक्तियों के बीच के अंदर 2 या 2 की मुख्य फसलें और लगा दी जाए, तो वो क्या कहलाएगा, अंतःसस्य कहलाएगा। देखो परिभाषा, इस विधि में 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई कतारों में की जाती है। इसमें मुख्य फसल की एक अथवा
कहीं इसी प्रकार की सह फसलों को एक साथ ज्यादा कतारों में लेना सह पद्धतियां हैं। सह पद्धतियों का मतलब क्या होता है कि अंतर सस्य का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक पंक्तियों के बीच में एक या दो, जैसे मान लो उड़द की दो पंक्तियां लगा रहे, उसके बीच में किसकी लगा दी, मक्का की दो पंक्तियां लगा दी, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरक्रॉपिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरक्रॉपिंग कहलाएगा या अंतर सस्य कहलाएगा। देखो नेक्स्ट, इन सबका उद्देश्य यह है कि शुद्ध फसल की तुलना में सह फसल पद्धति में अधिकतम उपज प्राप्त करना। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो तुम लोगों ने उड़द की दो पंक्तियां लगाई, उसके बाद में मक्का की दो पंक्तियां लगा दी, अगर मान लो मक्का की से उत्पादन नहीं हुआ तो उत्पादन किससे हो जाएगा, उड़द से हो जाएगा। तो वो कौन सी पद्धति कहलाती है, वो कहलाती है अंतर सस्य पद्धति। कौन सी, अंतर सस्य पद्धति। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि सस्यावर्तन या फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। सस्यावर्तन या फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। अब इसके सस्यावर्तन का किसी निश्चित क्षेत्र में, क्या किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना कि उससे क्या हो, उर्वरा क्षमता अधिक प्राप्त हो या उपज अधिक प्राप्त हो, क्या कहलाती है, सस्यावर्तन फसल चक्र कहलाता है। देखो परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या कह रहा है, निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में किसको, फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे क्या प्राप्त हो, अपने को अधिकतम पैदावार प्राप्त हो, वो क्या कहलाती है बेटा, वो कहलाती है तुम्हारा फसल चक्र। क्या कहलाता है, फसल चक्र। समझ आए परिभाषा। परिभाषा का मतलब क्या है कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे क्या हो, अपने को अधिकतम पैदावार प्राप्त हो, वो तो क्या कहलाएगी, सस्यावर्तन या फसल चक्र कहलाएगा। आगे देखो, या तो समझ में आया। अरे दो परिभाषा है, ये परिभाषा पूछ रहा है, और देखो कितने नंबर में आई है, ये कितने नंबर में आई है, एक नंबर के अंदर। परिभाषा कहां से कब कितने नंबर में पूछी गई बेटा, एक नंबर के अंदर। क्योंकि क्या मैंने बताया था ना, मेरे चैप्टर के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो, और ये कब पूछे गए, 2019 बोर्ड के पेपर के अंदर। समझी बात को। फसल चक्र की परिभाषा पता लग गई। फसल चक्र की परिभाषा क्या होती है कि सर किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे क्या हो, अधिकतम उत्पादन पैदावार या प्राप्त हो अपने को, वो क्या कहलाती है बेटा, फसल चक्र कहलाता है। देखो सस्यावर्तन या फसल चक्र कहलाता है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि मिश्रित फसलें, मिश्रित फसल अलग होती है, समझी बात को, मिश्रित फसलें अलग होती है। देखो आगे, मिश्रित फसलें किसे कहते हैं, मिश्रित फसलों का मतलब क्या है, इस सस्य मिश्रण में फसलों की बुआई व कटाई का समय एक साथ रहता है। क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं, दो फसलों को क्या लगा रहे हैं, एक साथ लगा रहे हैं, उनको क्या करेंगे, उनके बीजों को क्या कर देंगे, एक साथ मिलाकर किसमें बोएंगे, पंक्तियों में बो सकते हो, छिटक कर भी बो सकते हो। समझी बात को। और जैसे उदाहरण, चना के साथ सरसों उगाना, गेहूं के साथ चना उगाना, मक्का के साथ उड़द उगाना, वो क्या कहलाता है, मिश्रित फसलें। मिश्रित फसलों का मतलब क्या होता है बेटा कि जब दो से अधिक जो फसलें ली जाती हैं उनके जो बीजों को किया जाता है, पहले मिक्स किया जाता है और फिर इनको किस में लगाया जाता है, खेत में लगाया जाता है, वो क्या कहलाती है, मिश्रित फसलें। क्या कहलाती है, मिश्रित फसलें। अब मिश्रित फसलों के अंदर क्या रहना चाहिए, उनका दोनों जो कटाई का और जो पकाई का समय है ना, बुआई का समय, वो दोनों क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। मान लो किसी खेत के अंदर तुम लोगों ने क्या लगाई, गेहूं और दूसरा कोई और क्रॉप लगा दी, मान लो गेहूं और मूंग लगा दिए। अब मान लो मूंग तो पहले परिपक्व हो गया और गेहूं परिपक्व नहीं हुआ, तो आप प्रत्येक पौधे को थोड़ी उखाड़ोगे, तो उसमें क्या होना चाहिए, बुआई और कटाई का समय क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। ठीक है सर, आगे बताओ। देखो नेक्स्ट क्या है, ये मल्चिंग। भाई साहब शुष्क कृषि के अंदर जो चैप्टर है इसके अंदर मल्चिंग का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या है कि मल्चिंग से क्या अभिप्राय है, समझाइए। देखो मल्चिंग से क्या अभिप्राय है, मल्चिंग का उद्देश्य क्या है, मल्चिंग का उद्देश्य क्या है, देखो मल्चिंग का देखते हैं। मल्चिंग, और मल्चिंग में अपन क्या बोलते हैं, पलवार। क्या बोलते हैं, पलवार। मल्चिंग का उद्देश्य होता है, मल्चिंग का पलवार किसे करते हैं, इसका मतलब कि वाष्पीकरण जो होने वाली, अरे वाष्पीकरण से जो होने वाली हानि है उसको रोकने के लिए जो मृदा की सतह होती है ना, मृदा की सतह पर चाहे सूखी घास बिछा देना या किसी भी पत्तियां डाल देना या किसी भी पन्नी चढ़ा देना या जो भी अपनी जो है पॉलीथीन वो लगा देना, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती है, मल्चिंग कहलाती है। तो यहाँ पर मल्चिंग का उद्देश्य क्या है, देखो खरपतवार वाले चैप्टर के अंदर भी आता है मल्चिंग, यहाँ पर भी दे रखा है। तो मल्चिंग का उद्देश्य क्या है कि वाष्पीकरण द्वारा, वाष्पीकरण से होने वाली हानि, वाष्पीकरण से होने वाली हानि को रोकने के लिए क्या करना, मृदा की जो सतह होती है बेटा, मृदा की सतह पर, मृदा की सतह पर क्या लगा देना, या तो सूखी घास बिछा देना, सूखी घास या पत्तियां या पॉलीथीन बिछा देना। और उससे क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया नहीं हो पाएगी, वाष्पीकरण क्या होगा, ऊपर नहीं हो क्रिया नहीं हो पाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, मल्चिंग या पलवार। किसके लिए नियंत्रण के लिए किया जाता है कि वाष्पीकरण क्रिया को रोकने के लिए क्या किया जाता है, मल्चिंग या पलवार का प्रयोग किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कि वहां से क्या नहीं होगी, वाष्पीकरण क्रिया नहीं होगी। देखो परिभाषा क्या है, वाष्पीकरण से होने वाली हानि को रोकने के लिए मृदा सतह को फसल अवशेष से
सूखी पत्तियों से या सूखी घास से ढक देना, इन्हीं पदार्थों को मल्च व इसी क्रिया को मल्चिंग कहते हैं। जो ये पदार्थ का प्रयोग किया ना अपन ने, देखो ये जो मैंने नाम लिखा, ये तो क्या है, इनको तो बोलते हैं मल्च। क्या बोलते हैं बेटा? मल्च। देखो जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उनको तो बोला जाता है मल्च, और ये जो ये क्रिया होती है इस क्रिया को वो क्या बोलते हैं? मल्चिंग। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? मल्चिंग। समझ में आया बेटा बात को? क्या कि वाष्पीकरण से होने वाली जो सतह है, वाष्पीकरण से जो होने वाली हानि है, उस पर क्या करेंगे? मृदा की सतह पर क्या बिछा देंगे? सूखी घास, पत्तियां, पॉलिथीन बिछा देना, उनको तो क्या बोलते हैं? मल्च। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? मल्चिंग। आगे देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मिश्रित फसलें। मिश्रित फसलों का मतलब क्या होता है कि एक या बीजों को क्या करेंगे? बुआई और कटाई का समय समान रखेंगे, और उसमें क्या करेंगे? बीजों को पहले मिक्स करके फिर कहाँ लगा देंगे? बुआई कर देंगे खेत के अंदर। वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? मिश्रित फसलें। जैसे क्या करना? गेहूं के साथ गेहूं प्लस चना, कोमा उड़द प्लस मक्का, ये क्या कहलाएगी बेटा? ये कहलाएगी तुम्हारे मिश्रित फसलें। आगे देखो नेक्स्ट इसका पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि द्वितीयक भूपरिष्करण किसे कहते हैं? देखो भूपरिष्करण कितने प्रकार का होता है? भूपरिष्करण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। भूपरिष्करण कितने प्रकार का होता है मेरे राजा? 2 प्रकार का होता है। देखो फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है बेटा प्राथमिक भूपरिष्करण। कौन सा होता है? प्राथमिक, जिसको बोलते हैं प्राइमरी भूपरिष्करण, प्राइमरी टिलेज। और इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी टिलेज, यानी कि द्वितीयक भूपरिष्करण। समझ आया बात? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। देखो भूपरिष्करण का मतलब क्या होता है कि खेत में बुआई से लेकर कटाई तक जो भी क्रियाएं की जाती है, अंतः से क्रियाएं की जाती है, वो क्या कहलाती है? भूपरिष्करण। अब देखो प्राथमिक का मतलब क्या है कि खेत में क्या बेटा? खेत में जो बुआई से पहले जो क्रियाएं की जाएगी, यानी कि खेत में जब फसल को लगाएंगे ना, उससे पहले की जो क्रियाएं की जाएगी, पाटा लगाना, खेत में हल चलाना, कल्टीवेटर चलाना, रोटावेटर चलाना, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाएगी? प्राथमिक भूपरिष्करण। अर्थात खेत को फसल लगाने के लिए जो योग्य बनाया जाता है, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाई जाती है? प्राथमिक भूपरिष्करण। और सेकंड क्या है? द्वितीयक भूपरिष्करण। द्वितीयक भूपरिष्करण का मतलब ये होता है कि फसल में जब बुआई होने के बाद में जो भी क्रियाएं की जाती है कटाई तक की, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाई जाती है? द्वितीयक भूपरिष्करण। अब इसमें क्या पूछ रहा था? इसमें पूछ रहा था कि द्वितीयक भूपरिष्करण क्या होता है? ये द्वितीयक भूपरिष्करण किसे कहते हैं? देखो खेत में बीज की बुआई के बाद, खेत में कब? बीज की बुआई के बाद जो भी अंतःशस्यीय क्रियाएं की जाती है, वो सभी क्या कहलाती है? वो सभी कहलाती है द्वितीयक भूपरिष्करण। समझ में आई? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक का मतलब क्या है कि बीज की बुआई से पहले की जो भी क्रियाएं की जाएगी, पाटा चलाना, रोटावेटर चलाना, कल्टीवेटर चलाना, हल चलाना, वो सभी क्रियाएं क्या कौन सी कहलाएगी? प्राथमिक भूपरिष्करण। और दूसरी द्वितीयक का मतलब क्या है? द्वितीयक का मतलब ये कि बीज की बुआई के बाद में जो भी क्रियाएं की जाएगी, वो कौन सी कहलाएगी बेटा? द्वितीयक भूपरिष्करण। अब इसमें क्या है? जैसे कौन कौन शामिल करते हैं? जैसे अंकुरण कम होने पर पौधरोपण कम करना। जैसे मान लो कहीं तुम लोगों ने फसल लगाई, उसमें क्या मतलब अत्यधिक मात्रा में तुम लोगों ने बीज का प्रयोग कर दिया, तो उसमें क्या करोगे? फसलों को निकालकर बाहर प्रयोग में लोगे, यानी कि बाहर हटाओगे उसको, वो भी किसमें शामिल होगा? द्वितीय भूपरिष्करण में। अधिक पौधों की संख्या में पौध कम करना, ये भी उसी में होगा। खरपतवार निकालना, ये भी कौन सा परिष्करण है? द्वितीय भूपरिष्करण। और अगला क्या है? पलवार बनना, पलवार बनाना, ये भी कौन सा है? द्वितीय भूपरिष्करण। समझ में आई बात को कि बीज की बुआई के बाद में जो भी क्रियाएं अंतःशस्यीय क्रियाएं की जाती है, वो सभी कौन सी कहलाती है? द्वितीय भूपरिष्करण कहलाती है। आगे देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट के प्रथम क्वेश्चन क्या है कि मिश्रित फसल को परिभाषित कीजिए। कब पूछा गया? 2022 के अंदर। क्या पूछा गया कि मिश्रित फसल को परिभाषित कीजिए। और इसका मतलब क्या होता है कि एक ही ऋतु में, देखो उसकी परिभाषा अलग थी, इसकी परिभाषा अलग है। इसमें क्या कह रहा है कि एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ फसलों को इस प्रकार उगाना, जिसे क्या कहते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं। देखो परिभाषा क्या है कि एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना, वो क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाती है। जैसे एक ही ऋतु है, एक ही खेत, उसमें क्या करेंगे? तुम 2 फसलों को क्या करोगे? एक साथ उगाओगे, तो क्या कहलाएगा बेटा? मिश्रित फसल। क्या कहलाएगा? मिश्रित फसल। कब पूछा गया? 2022 बोर्ड के अंदर। देखो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? मल्च का क्या है? मल्च किसे कहते हैं? अरे मल्च का मतलब क्या होता है? जो भी भूमि की मृदा सतह पर, क्या मृदा की सतह पर जो भी प्रयोग में लिया जाता है ना, मल्चिंग अलग होता है और मल्च अलग होता है। कि मृदा की सतह को ढकने के लिए, मृदा की सतह को ढकने के लिए जो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, उसे
मल्च कहते हैं। अब देखो मल्च में कौन कौन से शामिल होंगे, जैसे जिसके अंदर क्या आएगा, जिसके अंदर फर्स्ट क्या आएगा, जैसे फसल के अवशेष क्या आएंगे, फसल अवशेष। फसल अवशेष की क्या आएगी, सूखी घास, और क्या आएगी, सूखी पत्तियां। ये सभी क्या है, मल्च। और ये जो क्रिया होगी, इस जो क्रिया को करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मल्चिंग बोलेंगे। समझ में आई बेटा बात। मल्च किसे कहते हैं, देखो मल्चिंग की परिभाषा नहीं पूछ रहा है, मल्चिंग की तुम्हारे पहले बता चुके हैं, किसकी पूछ रहा है, मल्च की। और मल्च का मतलब क्या होता है कि जो कि मर्दा सतह के ऊपर जो ढकने के लिए जो भी पदार्थों का प्रयोग करेंगे वो पदार्थ क्या कहलाएंगे बेटा, मल्च कहलाएंगे। आगे देखो, देखो आगे क्या है, आगे आएंगे मल्च का प्रयोग किया जाता है। तो मल्च का प्रयोग रोकने के लिए किया जाता है, कब पूछा गया, 2023 के अंदर पूछा गया। तो 2023 का तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया कि मल्च का प्रयोग रोकने के लिए किया जाता है। और क्या रोकने के लिए किया जाता है बेटा, देखो मल्च का प्रयोग किया जाता है बेटा दो चीजों के लिए। एक तो खरपतवारों में जब मल्च पूछेगा ना तब तो उसका प्रयोग करेंगे अपन क्या रोकने के लिए। जैसे सिंचाई के अंदर पूछ लिया कि पलवार या मल्चिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो सिंचाई में क्या करोगे, उसकी नमी को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए बेटा, नमी को रोकने के लिए। और मल्च का प्रयोग इसमें किसमें लिया जाता है, वाष्पीकरण की, वाष्पीकरण को रोकने के लिए। किसको किया जाता है बेटा, वाष्पीकरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मल्च का प्रयोग किया जाता है। देखो असिंचित खेती, असिंचित कृषि या अनरेटेड फार्मिंग किसे कहते हैं। असिंचित खेती का मतलब क्या होता है, असिंचित खेती बनाने के बिना सिंचाई के फसल उत्पादन। असिंचित का मतलब कहता है कि वह क्षेत्र जहां पर वर्षा नहीं होती है वहां पर बिना सिंचाई के क्या करना, फसल उत्पादन लेना, वो क्या कहलाती है, असिंचित खेती कहलाती है। देखो असिंचित खेती क्या बारानी खेती से तात्पर्य बिना सिंचाई के फसल उत्पादन से है। यह प्राय आर्द्र व अर्ध शुष्क आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक व वाष्पीकरण कम होता है। असिंचित खेती कहां पर की जाएगी, जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक रहेगी या आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाएगी। शुष्क क्षेत्रों में नहीं की जाएगी। शुष्क क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है, शुष्क कृषि या शुष्क खेती या सिंचित खेती। समझे बात को। असिंचित खेती कहां पर की जाएगी, जहां पर क्या होगी, वर्षा की भरपूर मात्रा उपलब्ध होगी, वहां पर कौन सी खेती की जाएगी, असिंचित खेती। अर्थात फसलें किस पर निर्भर रहेगी, वर्षा पर निर्भर रहेगी। वो कौन सी खेती कहलाती है बेटा, असिंचित खेती कहलाती है। और इसी को क्या बोलते हैं, बारानी खेती। एक इसका नाम ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं, असिंचित खेती को क्या बोलते हैं, बारानी खेती। बारानी खेती कभी भी पूछ लें कि बारानी खेती किसे कहते हैं, तो वह असिंचित खेती को कहते हैं जो किस पर निर्भर रहती है, वर्षा पर निर्भर रहती है और जिसमें किसी प्रकार की सिंचाई नहीं की जाती है। वो कौन सी खेती कहलाती है राजा, असिंचित खेती कहलाती है। आगे देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट आगे कौन से पेपर में अंदर 2024 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड के अंदर, वो क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि क्षेत्र का लगभग प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। हमारा जो देश है उसके अंदर कितना क्षेत्र है जो किस पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। और वर्षा पर आधारित क्षेत्र को आपको बताना है कि कितना परसेंट है। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो इसका। करो कमेंट, शुद्ध कृषि क्षेत्र का कितना परसेंट है, कितना परसेंट काम में आएगा बताओ जल्दी से। अरे हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि का क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट वर्षा पर आधारित है, कितना परसेंट है। सर आपने बताया था पहले वाली जब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम तभी ये क्वेश्चन आता है। और कितना परसेंट आता है, ये तो आता है बेटा 58%। कितना परसेंट आता है, 58%। कितना परसेंट वर्षा पर आधारित है, 58%। अब जो 58% हमारे देश में क्या होता है, जो ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र से कितना उत्पादन होता है, इस क्षेत्र से हमारे देश के अंदर जो खाद्यान्न उत्पादन है ना, खाद्यान्न उत्पादन, और खाद्यान्न उत्पादन कितना होता है, खाद्यान्न उत्पादन कितना परसेंट होता है, 40%। कितना होता है, 40% क्या उत्पादन करते हैं अपन, खाद्यान्न प्रतिशत। और कितना पशुधन इस पर आधारित है, अरे इस जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र पर कितना पशुधन आधारित है, वो आधारित है बेटा 2/3। कितना पशुधन, 2/3। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये तुम्हारे किस में आ सकता है, आ सकता है तुम्हारे रिक्त स्थान के अंदर, कि कितना पशुधन किस पे आधारित है। हमारे देश में जो कृषि की जाती है, कौन सी कृषि बेटा, शुद्ध कृषि क्षेत्र पर कितना परसेंट आधारित है, 2/3 पशुधन आधारित है। आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुष्क कृषि
का कोई एक सिद्धांत लिखिए, शुष्क कृषि का एक सिद्धांत लिखिए। शुष्क कृषि का सिद्धांत मतलब ये कि शुष्क कृषि कौन से क्षेत्र में की जाएगी, जहां पर वर्षा की मात्रा कम होगी, या अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है बेटा, कौन सी खेती की जाती है, शुष्क कृषि की जाती है। इसका प्रथम सिद्धांत क्या है, नमी संरक्षण का सिद्धांत। क्या है, नमी संरक्षण सिद्धांत, अर्थात किसी भी खेत क्या करना का नमी संरक्षण करना, अर्थात तो वर्षा की एक बूंद का मृदा में संरक्षण। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा बेटा, नमी संरक्षण रहेगी। और सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि नमी का जो सिद्धांत कार्य करेगा वो किस पे करेगा कि फसल को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराना, फसल को उपयोग अनुसार जल उपलब्ध कराना, उपयोग अनुसार जल उपलब्ध कराना। और ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है, ये अपने कौन सा सिद्धांत आता है, ये था नमी संरक्षण सिद्धांत। शुष्क कृषि के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, हर बार जो बोर्ड का पेपर हो 2017 से लेकर 2024 तक हमने देखा, उसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए, उसमें एक क्वेश्चन आया नहीं, दो क्वेश्चन तो दो आए, लेकिन कितने कितने नंबर के आए, एक एक नंबर के आए। देखिए कौन से बोर्ड का था, 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, एक तो क्या है तुम्हारे रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान में क्या पूछा गया कि हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि क्षेत्र का लगभग प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है, और कितना परसेंट आधारित है हमारे देश का, 58%। और 58% जो आधारित है उसमें भी क्या होता है, खाद्यान्न उत्पादन कितना लिया जाता है, 40%। कितना लिया जाता है, 40%। और कितना पशुधन आधारित है बेटा, इस पे आधारित है 2/3 पशुधन। कितना पशुधन आधारित है, 2/3 पशुधन। तो देखो आगे क्या है, आगे क्वेश्चन आया था कि शुष्क कृषि का एक सिद्धांत लिखिए, ये भी एक नंबर में था। कितने में था बेटा, ये कितने नंबर में था, ये तो आधा नंबर में। और ये कितने नंबर में था मेरे राजा, ये था तुम्हारे एक नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि शुष्क कृषि का कोई एक सिद्धांत लिखिए, और वो कौन सिद्धांत था, नमी संरक्षण का सिद्धांत। देखो यहां तक हमने चर्चा की। अब इसमें दो तुम्हारी जो परिभाषा चली वो देखो, इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया दोनों कि मल्चिंग किसे कहते हैं और मल्च किसे कहते हैं, दोनों यही है। मल्चिंग का मतलब क्या होता है कि वाष्पीकरण से होने वाली हानि को रोकने के लिए मृदा की सतह पर क्या बचा देना, सूखी घास, फसल के अवशेष या पॉलिथीन बिछा देना, वो तो क्या कहलाती है, मल्चिंग कहलाती है। वो क्रिया तो क्या कहलाती है, मल्चिंग। और जो वो पदार्थ काम में लिए जाते हैं, कौन से पदार्थ, जो मृदा की सतह को ढकने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे सूखी घास, पत्तियां, पॉलीथीन, वो सभी क्या कहलाते हैं, मल्च कहलाते हैं। और दोनों पूछी गई है भाई साहब, दोनों कब पूछी गई है, बोर्ड के अंदर पूछी गई है कि मल्च किसे कहते हैं और मल्चिंग किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात को। ठीक है सर, आगे तक समझ में आए हमारे। ये चैप्टर आज यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर के थोड़े कम क्वेश्चन थे, इस वजह से आज अपनी क्लास यहीं विराम करते हैं। देखो तुम्हारी क्लास में 5 तक चैप्टर आ चुके हैं, कल परसों के अंदर तुम्हारे 6 का आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, तुम्हारे को देखना है कि अब इसमें से जिस बच्चे को मान लो वो है डाउट, तो वो डाउट को क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर हमारे को इसका चैप्टर को और वापस रिवीजन करा दो आप, तो हम वापस उसका रिवीजन करा देंगे। आपके एक चैप्टर जिसका नाम है प्रवर्धन, कौन सा है, प्रोपोगेशन। प्रवर्धन की एक प्रॉपर वीडियो आएगी जिसके अंदर पूरे चैप्टर को यहाँ समझाया जाएगा, पूरे डायग्राम के साथ में, पूरे चित्र के माध्यम से बताया जाएगा। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। आपको अच्छी लगी होगी, आप कमेंट कर सकते हैं। और आपके जो पिछले वाली जो हमने वीडियो सॉल्यूशन करवाई 4, उन चारों वीडियो को आपको देखना है। उससे क्या लगेगा कि आपको अनुमान लगेगा। और कितने मिनट की वीडियो बेटा, 40-45 मिनट की वीडियो रहती है। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करोगे, उनको थोड़ी वीडियो की स्पीड बढ़ा लोगे। अगर नहीं आते हैं तो आपको प्रॉपर पूरी क्लास अटेंड करना है। और जो क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चन को क्या करना है, नोट करना है। और साथ में क्या कार्य करना है, साथ में यह करना है कि अगर किसी बच्चे के नोट्स बने हुए हैं तो नोट्स में कृपया करके स्टार मार्क करें। स्टार मार्क करने का मतलब ये है कि आप जब भी नोट्स को पढ़ोगे तो नोट्स में आपको लगना चाहिए कि ये पहले बोर्ड में पूछा गया है। उससे क्या रहेगा, आपको अनुमान लगेगा कि बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर में से आते हैं। आपको निसंकोच रहना है। जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके किस में से बनेंगे, पेपर इसमें जो आपके बुक दे रखी है, जो आपके नोट्स दे रखे हैं, उन्हीं में से वो क्वेश्चंस आने हैं। टेंशन कुछ मत लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करते रहना है चीज़ों को वापस, ताकि भूले नहीं। और हम आपके साथ में ही हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।